Hello everybody, I'm Dr. Gunjan and welcome back to my channel Planet Homeopathy. In our Organon series of Stuart Close Philosophy, today we are going to study the lecture 4, that is Scope of Homeopathy. So let's start the topic. होम्योपैथी तभी इफेक्टिव होती है जब इसे इसके प्रिंसिपल सिमिलस क्यूरेंटल और वी कैन से लाइक क्योर लाइक को अच्छे से समझा जाए। लेकिन कुछ फिजिशियंस इसे अच्छे से समझते नहीं है, इसके स्कोप को क्लियरली डिफाइन नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। सबसे फर्स्ट ओवर एंथुजियास्टिक फिजिशियंस और सेकंड वन स्केप्टिकल प्रैक्टिशनर्स। ओवर एंथुजियास्टिक प्रैक्टिशनर्स और द ओवर एंथुजियास्टिक फिजिशियंस वो होते हैं जो होम्योपैथी को ज्यादा ही कुछ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि होम्योपैथी से हर तरीके की बीमारी क्योर हो सकती है बिना उसके लिमिटेशंस को जाने। और दूसरे होते हैं स्केप्टिकल फिजिशियंस जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझते नहीं हैं और दूसरे मेथड्स का यूज करने लग जाते हैं। पर दोनों ही केस में क्योर पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस इनइफेक्टिव होगी। सही प्रोग्रेस के लिए इसके प्रिंसिपल को समझना, प्रॉपर केस टेकिंग एंड इसके रिपीटेड रिजल्ट्स को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी के पास थेरेपेटिक प्रिंसिपल, प्रिस्क्राइबिंग टेक्निक्स, मटीरिया मेडिका जिसमें ढेर सारी रेमेडीज हैं, ये सारी चीजें होने के बाद भी उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन न होने के कारण एक फिजिशियन प्रॉपर तरह से अपनी प्रैक्टिस को नहीं कर पाता है। कंडीशन में फिलोसॉफिकल ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है जिससे वो होम्योपैथी का इसको अच्छे से समझ सके। इस चैप्टर में स्टुअर्ट क्लॉस ने आगे ये बताया है कि डिजीज एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब डिजीज इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस ऑफ वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स है उसके डीअरेंज होने के कारण, साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट होते हैं जिनको कलेक्टिवली हम डिजीज कहते हैं। होम्योपैथी मेनली फंक्शनल डिसऑर्डर्स के साथ में डील करती है जहां पर वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट होता है एक्सटर्नल नॉक्शियस एजेंट के थ्रू, जिसे हम मियाज्म भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में वो एक्सप्रेस होती है और उसी को हम डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर जो है वो एक डिजीज का एंड प्रोडक्ट है, पर होम्योपैथी सिर्फ ट्यूमर को ठीक नहीं करती है, इसके पीछे के पूरे फंक्शनल डिस्टर्बेंस को समझकर उसको ठीक करती है। अकॉर्डिंग टू हैनेमैन, डिजीज द ऑल्टरेशन ऑफ वाइटल फोर्स ड्यू टू द हार्मफुल एजेंट दैट इज मियाज्म। होम्योपैथी का गोल होता है प्राइमरी और द फंक्शनल सिम्टम्स को क्योर करना, नॉट ओनली द फिजिकल सिम्टम्स। जैसे ट्यूमर एक बहुत बड़ी प्रोसेस के बाद में फॉर्म होता है, ट्यूमर बनने के पीछे एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो होम्योपैथी में जो हम टोटलिटी बनाते हैं उसके अंदर हम सारे इम्बैलेंसेस को लेते हैं। सिर्फ एक ट्यूमर नहीं, उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में जो भी इम्बैलेंसेस हो रहे हैं उन सभी की टोटलिटी बनेगी और तब जाके हम उसे क्योर करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ ट्यूमर को ठीक नहीं कर रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी के इम्बैलेंसेस को, डिस्टर्बेंसेस को हम ठीक कर रहे हैं। अगर डिजीज में हमें सिम्टम का नेचर समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो इस कंडीशन में डिजीज की हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से हमें पता लग जाएगा कि ये प्राइमरी नेचर का सिम्टम है या सेकेंडरी नेचर का सिम्टम है। उस अकॉर्डिंग हम हमारा ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। होम्योपैथी टोटलिटी में हम फंक्शनल और द प्राइमरी सिम्टम्स के बेसिस पर रेमेडी सिलेक्ट करते हैं, ना कि डायग्नोसिस के बेसिस पर। इस चैप्टर में आगे स्टुअर्ट क्लॉस ने होम्योपैथी एज ए साइंस ऑफ वाइटल डायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि होम्योपैथी प्योर डायनेमिक्स के फील्ड में काम करती है, जहां पर हार्मफुल नॉक्शियस एजेंट दैट इज मियाज्म के एक्शन से वाइटल फोर्स डिस्टर्ब जरूर होता है बट वो परमानेंटली डैमेज नहीं होता। आगे हम देखते हैं होम्योपैथी एंड द कॉज ऑफ डिजीज, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है होम्योपैथी एक्सटर्नल कॉज जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिजिकल डिजीज के एंड प्रोडक्ट जैसे पस फॉर्मेशन, ट्यूमर, इन सबको वो डायरेक्टली ट्रीट नहीं करती है। इसके पीछे की फंक्शनल और द प्राइमरी जो डीअरेंजमेंट हुआ था, केस टेकिंग के थ्रू उसे पूरे तरीके से समझकर फिर आगे का ट्रीटमेंट प्लान करती है। इस प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपीयरेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स को समझना, कि सबसे पहले कौन सा सिम्टम आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। जब हमें सीक्वेंस पता होगी तभी हम क्योर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, जो हमें हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में देखने के लिए मिला था कि रिवर्स डायरेक्शन में हमारा जा रहा है या नहीं जा रहा है। और जब हमें एक डायरेक्शन मिलता है, जब हमें एक ऑर्डर मिलता है, तो हमें डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और आगे की सारी चीजें समझना ईजी हो जाती हैं। होम्योपैथी के स्कोप्स के बारे में बात करें
तो होम्योपैथी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस के ऊपर वर्क करती है। तो यहाँ पर बीमारी होने के पहले ही हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। होम्योपैथी में हम डिजीज की प्रोसेस पर वर्क करते हैं, नॉट ओनली द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजीज। अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जब तक लैब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर कोई फाइंडिंग न आ जाए वो आगे का ट्रीटमेंट प्लान नहीं बता सकते। बट इन होम्योपैथी हम सिम्टम्स के बेसिस पर आगे ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट की सीवियरिटी को बचा सकते हैं। अर्ली ही स्टेज में डिजीज का डायग्नोसिस हो जाता है और इस ट्रीटमेंट मिलने से पेशेंट क्योर इजीली अचीव कर लेता है। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में हम सिर्फ रिमूव करते हैं जितने भी परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स है जो भी पेशेंट की बॉडी में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। उसके बाद वाइटल फोर्स अपने आप रिस्टोर होता है और हेल्थ अचीव हो जाती है। होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में हमारा मेन काम होता है, मेन एम होता है वाइटल फोर्स को रिस्टोर करना। होम्योपैथी के क्योर में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि केस में एक्साइटिंग कॉज, मेंटेनिंग कॉज कुछ है तो नहीं, क्योंकि अगर ये बने हुए रहेंगे तो यहाँ पर क्योर इम्पॉसिबल हो जाता है और या फिर क्योर को अचीव करने में हमें बहुत ज्यादा परेशानी जाती है। ऑब्स्टिकल टू क्योर क्या क्या आ रहे हैं, चाहे वो फिजिशियन की साइड से हो, पेशेंट की साइड से हो या वो रेमेडी की साइड से हो, हमें इन सारी चीजों को रूल आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से हाइजीन मेंटेन करने के लिए एडवाइस करते हैं। अब हम देखते हैं इसके लिमिटेशन के बारे में। तो होम्योपैथी इमरजेंसी कंडीशन में हम यूज नहीं कर सकते। जहां पर तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए वहां पर हमें अदर मेडिकल सिस्टम्स को यूज करना पड़ता है, वहां पर हमें पैलिएटिव मेथड का यूज करना पड़ता है। जब डिजीज किसी एक्सटर्नल कॉज के कारण हुई है, जैसे कोई पॉइजन ले लिया है, टॉक्सिन्स के कारण अगर किसी की बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें वो टॉक्सिन को रिमूव करना जरूरी है। देन उसके बाद हम उसे होम्योपैथी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वो जो टॉक्सिन है उसकी बॉडी को ऑलरेडी डिग्रेड कर रहा है और जब तक वो रहेगा वो डिग्रेड करता ही जाएगा। तो जो मेन कॉज है टॉक्सिन, उसे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए भी हमें बाहर दूसरे मेथड्स का यूज करना पड़ता है। जो सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस होती हैं उनमें होम्योपैथी का इतना ज्यादा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो खुद में खुद ठीक हो जाती, नाम ही है सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन। इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन की कंडीशन में होम्योपैथी कंप्लीट क्योर अचीव नहीं करा सकती। जहां पर किसी का ऑर्गन डैमेज हो गया है, कोई पार्ट लॉस हो चुका है, ऐसी कंडीशन में होम्योपैथी सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट दे सकती है, पर उस पार्ट को, उस सिस्टम को दोबारा से रीस्टेब्लिश नहीं कर सकती। होम्योपैथी प्योरली वाइटल फोर्स पर काम करती है, वाइटल डायनामिक्स के कंसेप्ट पर वर्क करती है। तो ऐसी कंडीशंस जिनमें पेशेंट की बॉडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जस्ट लाइक इन कोमा, कोई सीवियर शॉक की कंडीशन में जहाँ पे वाइटल फोर्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर होम्योपैथी थोड़ी सी डाउन हो जाती है अपना एक्शन दिखाने में। क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम्स के बेसिस पर ट्रीटमेंट देती है, तो ऐसी डिजीजेस जिनमें सिम्टम्स अवेलेबल ही नहीं है या कोई हिडन डिजीज है, एसिम्टोमेटिक डिजीज है, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी डिजीजेस जहाँ पर मैकेनिकल कॉज है, जैसे फ्रैक्चर, ट्यूमर, तो वहां पर पहले सर्जरी या पैलिएटिव ट्रीटमेंट का यूज होगा। होम्योपैथी को हम वहां पर सिर्फ सपोर्टिव रोल की तरह यूज कर सकते हैं। वहां पर होम्योपैथी सिर्फ सपोर्टिव रोल प्ले करती है। पहले तो उसे पैलिएटिव और सर्जिकल ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी को हम ऐसे केसेस में प्री ऑपरेटिव और द पोस्ट ऑपरेटिव मेथड्स में यूज कर सकते हैं, जहां पर उसकी रिकवरी अच्छे से हो सके। आगे इस चैप्टर में बताया है प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ होम्योपैथी प्रैक्टिस, कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करते वक्त क्या क्या हमें प्रैक्टिकली रियलिटी को फेस करना पड़ता है, उन सभी के बारे में बताया है। होम्योपैथी को पेशेंट्स को समझाना चाहिए, होम्योपैथी के बारे में उन्हें अवेयर करना चाहिए और होम्योपैथी में उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी मानती है कि डिजीज, क्योर, सारी चीजें हमारे मेंटल लेवल से स्टार्ट होती है। तो अगर पेशेंट का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अगर वो माइंड से मेंटली लेवल पर हमें कोऑपरेट करेगा, तो उसके क्योर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। होम्योपैथी में हमें इसके प्रिंसिपल्स को प्योरली अच्छे से फॉलो करना पड़ता है, जिसकी हेल्प से ही हमें क्योर अचीव होगा। अदरवाइज जैसे स्टार्टिंग में हमने दो कंडीशंस देखी थी, या तो ओवर एंथुसियास्टिक फिजिशियन बन जाएंगे या फिर स्केप्टिकल फिजिशियन बन जाएंगे, जिसमें क्योर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमें इसके प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझकर अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। कभी कभी होम्योपैथी में रिजल्ट दिखने में टाइम लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फिजिशियन को पेशेंस रखना होता है। ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रही तो हम दूसरी मेडिसिन उसे प्रिस्क्राइब कर दें।
हो सकता है इस मेडिसिन का इफेक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कहीं पर ऑब्स्टिकल आ रहे तो उसे फाइंड आउट करना है कि वो ऑब्स्टिकल जरूरी नहीं है सिर्फ हमारी साइड से हो सकता है वो पेशेंट की साइड से हो सकता है वो मेडिसिन की साइड से हो। तो ये सारी चीजों को रूल आउट करना है, ना कि डायरेक्टली हमने मेडिसिन को ही चेंज कर दिया। होम्योपैथी प्रैक्टिस में भी जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है जैसे सर्जरी, ट्रॉमा या पॉइजनिंग के केसेस, तो वहां पे हमें कन्वेंशनल और द पेलिएटिव ट्रीटमेंट का यूज करना पड़ सकता है। एक्सट्रीम केसेस में पेन मैनेजमेंट, पोस्ट सर्जरी केयर और द पॉइजन्स के इफेक्ट को एंटीडोट करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में इमीडिएट रिलीफ के लिए हमें टेम्पररीली पेलिएटिव मेथड का यूज करना पड़ता है, बट विदाउट ब्रेकिंग द होम्योपैथिक रूल्स और द प्रिंसिपल्स। तो इस तरह स्टुअर्ट क्लॉस ने इस चैप्टर में लिमिटेशंस एंड स्कोप्स ऑफ होम्योपैथी को एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय।